वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में ये देखा कि स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती और उनको गाइडेंस ना मिलने की वजह से या सही एडवाइस ना मिलने की वजह से वो बहुत जगहों पर लैक करते हैं और जो प्रोफेशन वो परस्यू करना चाहते हैं उस प्रोफेशन में भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट की जो हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को 3 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें वो 1 ऐसा कैटेगरी जिसको वो चूज़ कर सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। और मीडिया स्टडीज़ के बारे में तो हम ऑब्वियसली बात करते हैं। डीएस डेवलपमेंट स्टडीज़ के बारे में भी हमने बहुत से ऐसे गेस्ट्स को बुलाया जो कि उन्होंने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट्स को गाइड किया कि इस प्रोफेशन की आगे क्या वैल्यू है या कितना वो जाके इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हो, कितना उनमें इसमें स्कोप है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं और जो जनरली एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमने इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने इनवाइट किया डॉक्टर नज़ीर हुसैन को, जो कि डायरेक्टर एंड एसोसिएट प्रोफेसर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि किस तरह से गाइड करेंगे और क्या स्कोप इसका हमें बताएंगे कि आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है जो स्टूडेंट्स इसको परस्यू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? सर मुझे बताएं कि बड़ा एक हम डरते हैं जब हम डीएसएस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स बड़ा घबराते हैं आईआर को एज अ प्रोफेशन लेने के लिए या इस तरह के प्रोफेशंस को परस्यू करने के लिए, क्योंकि समझते हैं बड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपकी क्या स्ट्रगल थी? आपने क्यों इसको चूज़ किया? देखिए, बहुत से मराहल होते हैं ज़िंदगी के, व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। मेरा शुरू से ही एक शौक़ ये था कि मैं टीचिंग की साइड पे जाऊँ और फॉर्चुनेट आई वाज एनफ कि मुझे कायद यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। और मैं कोई छुपाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में इतना कंपटीशन था कि मुझे फिर दूसरे डिपार्टमेंट जिसका नाम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ था, वो नया बना था। वो आईआर के अंडर इंटरनेशनल नहीं, अलग था वो डिपार्टमेंट। शुरू में तो इसका नाम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ था, फिर 1980 में इसको अलग से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ बना दिया गया। तो फिर मैंने वहाँ पे मुझे लकीली दाखिला मिल गया, तो आई एक्सेल। और विदिन 2 ईयर जब मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट की तो आप परेशान होंगे कि आई गॉट 2 ऑफर्स, वन फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी टू ज्वाइन एज कैप्टन डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास एक डिग्री थी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, और दूसरा आपका मीडिया हाउस, मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन ने इनवाइट किया कि आप आएँ, हमें ज्वाइन करें असिस्टेंट प्रोड्यूसर। लेकिन मैं जब वहाँ पढ़ा रहा था तो आई थ्रो दिस आइडिया टू माई क्लास कि मुझे इस तरह ऑफ़र हुई है। तो जैसे क्लास में होते हैं बच्चे कहते नहीं सर आप नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे, तो मैंने कहा अच्छा गिव मी अ गुड रीज़न कि मैं टीचिंग छोड़ के इस प्रोफेशन में ना जाऊँ। सब ने प्लॉजिबल रीजंस दिए, लेकिन कोई मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी हमारी स्टूडेंट थी, वो मेरे कमरे में आई तो उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ कहा जो मैं हमेशा कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि सर आप इस यूनिवर्सिटी में रहें, आप हमें पढ़ाते रहें, आप यंग रहेंगे, दिमाग के लिहाज से भी यंग रहेंगे और आइडियाज़ के लिहाज से भी यंग रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, आपका भी ऐसा ही है कि हर सेमेस्टर में हमें नए लोग आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नए स्कोप आते हैं। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आई स्टिक टू माई स्टडीज़ एंड माई एजुकेशन। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कायद यूनिवर्सिटी में 30 साल मुकम्मल कर लिए हैं और 2-4 साल बाद शायद रिटायरमेंट भी मेरी हो, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड एज ए टीचर, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। आपने जो दूसरी इसमें बात की कि स्कोप के लिहाज से, इस वक्त तो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे इस वक्त मेडिकल की फील्ड में इतनी स्पेशलाइजेशन आ गई है। हमारे वक्तों में बेटा आपको शायद पता नहीं, हमारे वक्तों में MBBS एक ही डॉक्टर होता था, जनरल फिजिशियन, वो नाक का भी डॉक्टर था, दिल का भी था, हर किसी की था। आजकल तो ही इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट, ही और शी इज़ ए फ्लां स्पेशलिस्ट। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक चीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 3 और सब कैटेगरीज 3 और आती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। अच्छा, उसमें आप न्यूक्लियर और मिलिट्री और ये सारे अफेयर्स जो हैं वो डील करते हैं, जिसको हम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी कहते हैं, न्यूक्लियर स्टडीज़ भी कहते हैं। फिर उसके अंदर एक और स्टडीज़ जो अभी लेटली डेवलप हुई है उसको कहते हैं हम एरिया स्टडीज़। कि आप दुनिया के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं
उन पे फोकस करें, लाइक साउथ एशिया पे फोकस करते हैं, मिडल ईस्ट पे फोकस करते हैं, यूरोप पे फोकस, अफ्रीका, जो दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं, नॉट कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट तो जोग्राफिकल है ना, ये रीजन्स जो हैं कि पॉलिटिकली डिफाइंड होते हैं, तो आप उनकी स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद एक और नई स्टडी आ गई जिसको हम कहते हैं पीस स्टडीज़, जो स्कैंडिनेविया से हमारी तरफ आई है, वो एक नई, जिसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, पीस स्टडीज़ कहते हैं। तो ये तीनों सब कैटेगराइजेशन आ गई हैं इसमें, कि इंटरनेशनल रिलेशन वो अब बात नहीं रही जो पुरानी बात होती थी, बस जिसका मतलब है अखबार पढ़ लें तो बस इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएगी। इतना स्पेशलाइज्ड हो गया अब। और आपको एक बड़ी खुशखबरी भी आपके तवज्जुह से अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी अब इस फील्ड में आना शुरू हो गए हैं, लाइक रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड AVMs हैं, रिटायर्ड कमोडोर्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में रहे हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड दीज, और आपको मालूम है कि जब थ्योरी के साथ प्रैक्टिशनर भी आएगा तो उसका पढ़ाने का ज़्यादा ही एक मज़ा होगा। और मैं आपकी तवज्जो से अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस की इतनी स्कोप है, इतना स्कोप है जितना आप झूठ बोल सकते हैं। मीडिया हाउसेज हैं, प्रिंट मीडिया है, रिसर्च है, टीचिंग है। ये बताएं, मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ, कि मीडिया और IR किस तरह, क्योंकि हम बहुत से IR के जो IR पढ़ा हुआ होता है उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको हम मीडिया में देखते हैं। जिस तरह तलत हुसैन, उन्होंने भी IR से मीडिया हाउस में, फिर उनका, मुझे बताएं किस तरह से लिंक्ड है आपस में। आपको एक और अच्छी बात बताऊँ कि मेजॉरिटी जो इस वक्त मीडिया हाउसेज में इस वक्त रूल कर रहे हैं ना, उनका ताल्लुक क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है। They have been part and parcel of either IR और हिस्ट्री और कोई और डिपार्टमेंट। देखिए इस वक्त जो बिटवीन आई थिंक 7 PM to 11 PM जो भी प्रोग्राम चल रहा है मीडिया हाउसेस पे, वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर इज़ नथिंग दैन इंटरनेशनल रिलेशंस, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो अगर आपने IR पढ़ा होगा तो आपका सब्सटेंटिव, एक कंटेंट सब्सटेंटिव होगा। आप हवा में तीर नहीं मार रहे होंगे। जैसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ हमारे जो कॉम्पेयर्स हैं जिनको कंटेंट का नहीं पता होता और वो जस्ट स्लगिश मैच हो जाता है, अच्छा रिटोरिक हो जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इस सूरत में आपको एक बहुत, मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ, तलत का आपने नाम लिया, एजाज हैदर का नाम है, फहद का नाम है, इसी तरह अब्बासी, काशिफ अब्बासी का नाम है। बड़े कंटेंट के लिहाज से बहुत फोकस्ड होते हैं, जिनको पता हो, इसीलिए कि सब इंटरनेशनल रिलेशंस के इनके पीछे एक स्टडीज़ चल रही है। या मोहित पीरज़ादा को देख लें आप, जिसका नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड है, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड है, तो आप अपने एनालिसिस को ज़्यादा अच्छी तरह वेरीफाई कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं और डिबेट करवा सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आप DSS के, तो ऑब्वियसली आप एक्सपर्टीज़ उसमें रखते हैं, इस फील्ड के बारे में बताएं कि इसकी क्या स्कोप है, या जो स्टूडेंट्स इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो क्या आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या आप अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करें? देखिए थोड़ा सा मिस नॉमर भी है कि DSS होता क्या है। असल में यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को, जैसे मैंने बताया ना आपको, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन भी तो बहुत लेट सब्जेक्ट है। ये 1920s में इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया के होराइजन पे आया। अभी रिसेंटली बच्चों को टॉपिक के बारे में पता चला। पहले तो मदर ऑफ ऑल स्टडीज वाज हिस्ट्री, चाहे उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहें या मेडिएवल हिस्ट्री कहें, वो हिस्ट्री थी। हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस ने जन्म लिया, पॉलिटिकल साइंस से IR ने जन्म लिया। IR 1920-28 में पहली दफ़ा पढ़ाया गया। आप परेशान हो जाएंगे इंटरनेशनली दुनिया में, और शायद अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी जिसने 1928 में इसको शुरू किया, बाद में ब्रिटेन आया, फिर यूरोप आया। हमारे यहाँ लकीली 1948 में 2 चीज़ें हुई। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कायम हुआ कराची यूनिवर्सिटी में 1948 में, और दूसरा ये था कि शायद आपको पता है पाकिस्तान होराइजन एक बहुत बड़ा जर्नल है, वेरी वेल रिकगनाइज। वो जर्नल जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स जो एसोसिएशन है कराची में, उसने शुरू किया। तो हमारा यहाँ से इंटरेक्शन शुरू होता है। बाद में जैसे मैंने गुजारिश किया आपको 1980 में, क्योंकि उसमें बहुत से हालात, आपको हमारे हालात थे। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो उसके बाद भुट्टो साहब ने एरिया स्टडीज़ को फोकस किया। पाकिस्तान में 8 एरिया स्टडी सेंटर कायम किए। अच्छा। जो फॉरेन ऑफिस को एक वेल थॉट आउट रिसर्च बेस्ड एनालिसिस देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता पाकिस्तान में होता क्या है, हाँ। फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं हमसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, वो उसको हमने ज़ाया किया। फिर 1980 में इस डिपार्टमेंट को खोला गया। बल्कि इसको खोलने से पहले आपको मालूम होगा कि पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स का एक पेपर रखा गया, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का। उस 100 मार्क्स के पेपर को हर जगह इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फिर जब डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ खुला तो ये फुल फ्लैज, इसका मकसद ये था हाउ टू प्रिवेंट द वॉर
इट वॉज नॉट दैट हाउ टू वेज। हाँ, देखिए ना, डिटेरेंस का क्या मकसद है? अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कोई आपके पास चीज़ है तो उसे डेटर करना है, कि वॉर को रोकना है। आप परेशान हो गए। जब मैं पढ़ रहा था काजी यूनिवर्सिटी में DSS, हमारे से ज़्यादा लड़कियां थी मर्दों से ज़्यादा। हम उनसे पूछते थे आप क्यों पढ़ रहे हैं? भाई जब आपने कहा है कि हमने जंग को रोकना है तो खातून एक जंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से रुकवा सकती है, रोक सकती है। अच्छा, फिर हमारे साथ शुरू में अभी तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन गई है, आपकी बहरिया यूनिवर्सिटी बन गई है, एयर यूनिवर्सिटी बन गई है, नस्ट बन गई। उस वक्त कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता था आर्म फोर्सेस का। तो हमारे साथ आर्म फोर्सेस के लोग भी पढ़ते थे, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस को समझने की एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि अच्छा भाई ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। कोई आर्मी कोई एक अलग से, आर्मी से मीन आर्म फोर्सेस, कोई अलग से मखलूक नहीं है। और बड़े अच्छी इंटरेक्शन हुआ और एक दूसरे को समझने का मौका मिला। और आज अच्छी बात है कि आफ्टर 30 ईयर्स हमें एक वो आगे स्कोप मिल गया। तो DSS का स्कोप कहीं भी कम नहीं हुआ। जहाँ जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके साथ दायने ही डिफेंस एंड स्टडीज़ जो है वह साथ चल रहा है। हमारा डिपार्टमेंट एक था 1980 में। इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल 6 या 8 स्टडीज़ के डिपार्टमेंट जो हैं मुख्तलिफ उसमें खुले हुए हैं और लोग इस वक्त स्टडीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरफ आ भी रहे हैं। सर मुझे बताएं कि क्या ट्रेंड आप देखते हैं कि इंटरनेशनल जो हम पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल एक एजुकेशन का सिस्टम है या जो पाकिस्तान में, क्या ट्रेंड्स, आप क्या डिफरेंस समझते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, इस वक्त तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी एक भेड़ चाल है कि हम एजुकेशन को एज ए मीन्स टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट समझते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है ना कि अच्छा मैंने BS कर लिया या मास्टर कर लिया तो मैंने अब नौकरी करनी है, मैंने तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसीलिए आपने अभी जैसे जिक्र किया था डेवलपमेंट स्टडीज़, ये कहाँ से निकली है? ये बेसिकली सोशल साइंसेज से ही निकली है ना। कि डेवलपमेंट स्टडीज़ का मकसद क्या है कि हाउ टू डेवलप द सोसाइटी, हाउ टू डेवलप द इंस्टीट्यूशंस। तो इससे बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जब हमारा फोकस ये है कि हमने अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स नहीं क्रिएट करना, हमने अल्टीमेटली अपनी एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना है, तो फिर आपका फोकस सारा चेंज हो जाता है। ये दुनिया, पूरे दुनिया में यही ट्रेंड है। अगर आप बाहर चले जाएं, अमेरिका में, तो अमेरिका और फ्रांस और यूरोप पूरा घूम आया हूँ, तो वहाँ पे भी यही ट्रेंड है। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD भी किया ना तो आपको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपने MBA भी किया है तो वहाँ आपको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए। ये ट्रेंड पूरी दुनिया में ऐसा ही है। हाँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन या डिफेंस स्टडीज़ जो है वो पूरे हमारे जो सोशल सेटअप है या हमारा एजुकेशन वह कितना परसेंट, मेरा ख्याल 1% भी नहीं बनता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़ को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए हमें एजुकेशन कितनी मिल रही है, हमें अवेयरनेस कितनी मिल रही है। अगर आप 7 से लेके 11 बजे तक एक TV का प्रोग्राम देख रहे हैं तो जो भी बच्चा या बच्ची जिसने इंटरनेशनल रिलेशन या डिफेंस स्टडीज पढ़ा हुआ है तो वो देखेगा हाँ भाई इसके एनालिसिस ठीक हैं। एक अवेयरनेस की बात है ना। तो वो अवेयरनेस आपको इन सब्जेक्ट्स, नौकरी तो हर किसी, देखे ना आप बाज़ वक़्त इवन MBBS 5 साल का करके आप बगैर नौकरी के बैठे होते हैं, हाउस जॉब जब तक नहीं करते आपको। तो अभी तो इंटरनेशनल रिलेशन तो मीडिया हाउसेस ने, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ा फील्ड ओपन कर दिया है। ट्रू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद इसके बारे में टॉपिक डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। डॉक्टर नज़ीर हुसैन हमारे साथ है। मुझे बताएं कि क्या मोटिवेशन आपको मिली? ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड में जाएं, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सपोर्ट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कितना सपोर्ट मिला फैमिली से? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बेटा या डॉक्टर बनना है या फौज में जाने का, इंजीनियर बनना है? नहीं, ये था। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैंने कोई ग्रामर स्कूल से या इंटरनेशनल स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पब्लिक सेक्टर स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ जब हम क्लास 8 से क्लास 9 में जाते थे
तो हमें आर्ट्स और साइंस दिया जाता था कि अच्छा बेटा अब आप, तो मैं शायद इतना ज़्यादा लाइक भी नहीं था, नालायक भी नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब और वालदा वो यही फोकस करते बेटा साइंस ही लेनी है तुमने, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे साइंस ही मिल गई। तो मैट्रिक में हमने साइंस की। तो आपको पता है हमारे ज़माने में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का बड़ा रवाज था। तो जब मुझे प्री मेडिकल दी गई तो मैं जब पहली दफ़ा वो डाइसेक्शन की मैंने फ्रॉग की, तो मैं भाग गया। मैंने कहा जी मैं तो इसको नहीं पढ़ सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेटली फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग की तरफ चले गया। लेकिन जब मैं मैट्रिक मैंने किया और उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मुझे लगा कि ये जो है ना ये बड़ा एक ख़ास किस्म का सिस्टम है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं सोशल साइंसेस में शिफ्ट हो गया। ये मेरी चॉइस थी, इसमें वालिदैन की कोई चीज़ नहीं थी। और मैंने बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े जो सोशल साइंसेस में शायद कोई भी नहीं पढ़ता। तो मैं अच्छा हूँ कि मुझे अच्छे उस्ताद मिले, अच्छे गाइड मिले, अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे इस फील्ड में सेल थ्रू कर दिया। और मैं बड़ा भटकता रहा क्योंकि आपको पता है 80s में इतना ज़्यादा कोई एजुकेशन का रिवाज नहीं था। बहुत से लोग सिर्फ आपको पता है उस वक्त दुबई बनंजा बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी, हम हर बंदा दुबई भाग रहा है और ये कर रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ऐसी फील्ड में एक्सेल किया और कादिर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मैंने तालीम ली। फिर उसके बाद स्वीडन चले गया, वहाँ मैंने तालीम ली। फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ पे तालीम ली। फिर मैं फ़्रांस गया, वहाँ से तालीम ली। तो मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली और जिस तरह मैं आगे बढ़ता गया उसी तरह मेरे मेंटोर्स ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि आपको मालूम है, आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, कि जब तक आपका एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर्स आपको गाइड नहीं करता, आपको चीज़ों का मालूम नहीं होता। बीच में 1 साल, और ये मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी की जॉब बहुत बड़ी एडिक्शन है मेरे लिए। इससे बहुत सेटिस्फेक्शन है और शायद लोगों को नहीं मालूम। मैं तो इसको एज ए नोबल प्रोफेशन लेता हूँ। वो शेवाए पैगम्बरी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मौलम थे। और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूँ, इट इज़ ऑल द मोर बेस्ट एंड बेटर दैट यू बिकम ए स्टूडेंट दैन टू ए टीचर। सो आई लर्न। मैं समझता हूँ कि टीचिंग 2-वे ट्रैफिक है। आप जैसे अच्छे लोग जब आते हैं, हमारे स्टूडेंट आते हैं, यंग माइंड्स आते हैं, प्रॉबिंग क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है, हमें तैयारी करनी पड़ती है। लोग ये समझते हैं कि टीचिंग जो है ना बहुत आसान प्रोफेशन है, आप गए जो आपके जहन में है, जो आपके दिल में है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखें कि आपको मालूम है कि आज की जो पौध है वो कितनी वाइब्रेंट है, कितनी डायनेमिक है। ट्रू। फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी जगह पे आप मिनट सेकंड्स में चीज़ों को डिग आउट कर लेते हैं, पता चल जाता है ये टीचर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो ऐसे माहौल में पढ़ाना मेरा ख्याल है बहुत 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 मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आई टेक एज ए प्रोफेशन और मुझे बहुत लुत्फ आता है, मज़ा आता है। और हम देखते भी अमूमन जो लोग हम जिस तरह कहते हैं कि बड़ा आदमी बन जाता है जब कोई, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोफेशन की तरफ आता है कि वो अपनी फिर वो नॉलेज जो बच्चों में स्प्रेड करता है। क्या सेटिस्फैक्शन आप लेके हो, आपके पास क्या सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने अपना जो है नॉलेज बच्चों को डिलीवर किया, तो यू आर सेटिस्फाइड विद इट? आप परेशान हो जाएंगी। मैं जब क्लास लेके निकलता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे ख़ुद फीलिंग हो रही होती है कि आज मैंने वाकई क्लास डिलीवर की है या बस मैंने आज इनका वक्त ज़ाया किया है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, और फिर जो सेल्फ सर्चिंग है कि नहीं मैंने बच्चों के साथ आज ज़्यादती की है, तो फिर मैं अगली क्लास में, ये नहीं मैं आपकी मीडिया में कह रहा हूँ, मुझे अपनी फिर मैं अगली क्लास में जाके रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको आपके तवज्जुह से ये बात बताऊँ, पाकिस्तान में तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन ग्लोबली आप देखें, एक लीडर जब रिटायर होता है ना अपनी पब्लिक लाइफ से, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। अल गोर की मिसाल आपके सामने है, जो वाइस प्रेसिडेंट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, हम बुरी मिसालें भी देते हैं अमेरिका की, लेकिन अच्छी मिसालें भी हमें ओबामा को जब वो ओबामा का आप देख लें, उस प्रेसिडेंसी से गया तो फिर वो पढ़ाने एग्जैक्टली। बल्कि अमेरिका के जो बहुत अच्छे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं वो सारे एकेडमिक्स थे। हेनरी किसिंजर से हम शुरू कर सकते हैं। कोंडलीसा राइस, शी वाज ए प्रोफेसर इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन हॉपकिंस के जो डीन फैकल्टी ऑफ पॉल वुल्फर्ड्स, वो डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो एजुकेशन इतना कुछ आपको देती है, इतना कुछ देती है कि जितना आप। और एक बात बड़ी आपको बताऊं कि शुरू ज़माने में टीचिंग में पैसा नहीं था, आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल से, लेकिन अब बहुत हायर एजुकेशन ने आपको मालूम है TTS खोल दिया है, टेन्योर ट्रैक सिस्टम, जिसमें डबल ट्रिपल आपको तनख्वाह मिलती है। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे आपकी बहरिया यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत, और फिर एक अवेयरनेस आ गई है। लेकिन एक बात में थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ होती है एज ए टीचर भी,
कि 1947 से लेके 2002 तक आप परेशान हो जाएंगी, हमारे पास टोटल 3000 PhDs थे। अच्छा। ये तो ठीक है कि वो हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अच्छे काम किए कि 2002 से लेके और 2010 और 12 तक प्रॉब्ली हमने 3000 4000 मजीद उसमें। देखिए आपको मालूम है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी जो है, एक यूनिवर्सिटी हर साल 500 PhD प्रोड्यूस कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी इस तरह तवज्जो दे रही है, एजुकेशन हायर एजुकेशन के भी दे रहे हैं, हम और आप भी दे रहे हैं। मैंने अपना एक तहिया किया हुआ है कि आइंदा 3-4 सालों मैंने रिटायर हो जाना है, तो मैंने 20 या 25 PhD जो हैं वो करा के और उनको फील्ड में छोड़ देना है, ताकि मैं भी ज़िंदा रहूँ। ज़िंदा से मुराद है मेरे आइडियाज़ ज़िंदा रहें, जो मेरे बच्चे ये स्टूडेंट जाएंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने। और मैं एक वादा करता हूँ, मेरे पास मैडम गिलगित से स्टूडेंट है, मेरे पास बलोचिस्तान से स्टूडेंट है, मेरे पास इंटीरियर, मैं PhD की बात कर रहा हूँ, MSc तो BS से तो है। मैं उनसे ये वादा लेता हूँ कि मेरे से तुम PhD करो, लेकिन वादा ये है कि अपनी जगह जाके, गिलगित जाके, वहाँ बच्चों को पढ़ाओ, कोयटा जाके, इंटीरियर सिंध जाके, आप यहाँ का बहुत अच्छा चाम है, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाकी जगहों को भी खूबसूरत बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी ये मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं अपने इल्म को उन तक वदियत कर रहा हूँ, और वो जो है अपने इलाकों में जाके इसको कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ सोच लें और वही हमारे PhD के स्टूडेंट ये चीज़ सोच लें कि हमने इस्लामाबाद में तालीम लेके उन जगहों पे वापस जाके पढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए। अभी यहाँ आने से पहले एक बच्ची मेरी स्टूडेंट है MPhil की, उसने मुझे कहा कि सर मुझे बाग आज़ाद कश्मीर से ऑफ़र आई है टीचिंग की, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा जाओ। तो उसने कहा सर वहाँ तो हालात ही ऐसे। मैंने कहा नहीं, आप जाके ठीक करें। यू विल मेक 1 ड्रॉप ऑफ प्योर एयर, जिसको आप एक खुशबू का कतरा आप कह सकते हैं, को जाके कुछ चेंजेस ला सकता है। तो एजुकेशनिस्ट का काम तो ये है कि आप दुनिया में, पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से आजकल के माशरे में आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अभी मर्दान यूनिवर्सिटी में ये अफसोसनाक वाक़या हो गया है, तो मैं समझता हूँ टीचर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि आप बच्चे को किस तरह उसका माइंड पीसफुल करते हैं, उसको एथिक्स, मोरालिटी और रिलीजन की तरफ लेके आते हैं। कि हमारे जितने भी पैगम्बर हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हों, चाहे आप इवन नॉन रिलीजन भी हैं, हिंदू मज़हब में देख लें, सिख मज़हब, जितने भी लोग आए हैं उन्होंने एक ही तालीम दी है, सर्व द ह्यूमैनिटी। अगर हम सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी में टीचर कोई रोल अदा कर सकता है, आई थिंक आपको मालूम है कि टीचर जो है वो करैक्टर बिल्ड करता है। माँ बाप तो बच्चे को पालते हैं ना, ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अब ये बड़ी लंबी डिबेट है कि टीचर, लेकिन ये कि आप देखें, आप जैसे स्टूडेंट या और स्टूडेंट वो टीचर को एज ए मॉडल लेते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमारे से इंस्पायर होते हैं। तो इट्स नॉट ओनली ड्रेस, इट्स योर स्पीक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर कंडक्ट। वो टीचर से सारा कुछ एमुलेट करते हैं। तो हमें एज ए रोल मॉडल उनको आगे लेके आना है, उनको बताना है कि माशरा। और देखिए आप सूरह आल इमरान में आयत 101 या 103 में अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हम उम्मा वस्ता हैं, हम लोग एक मिडिल पाथ पे चलने वाले, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। इस्लाम तो इसको अबोर करता है। तो आप, मेरा और आपका डिफरेंस हो सकता है विद आर्गूमेंट्स, लेकिन आप उसको फिजिकल वायलेंस पे अगर लेके आएंगे तो ये सही नहीं तो है। ना वो तालीम है, ना वो रिलीजन है, ना वो एथिक्स है, ना वो मोरालिटी है। तो अभी एक हमारा थोड़ा सा मसला हो गया अभी, चूँकि ये कंप्यूटर साइंसेज और ये मास्टर इन MBA और ये चीज़ें आ गई हैं, तो इससे हमने मोरालिटी को, एथिक्स को, कंपैरेटिव रिलीजन्स को, फिलासफी को थोड़ा सा साइड पे रख दिया। तो इससे हमारी इनटॉलरेंस आ गई है। तो उसको हमें वापस लाने की कोशिश है, क्योंकि व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ नथिंग बट टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ अदर विदाउट लूजिंग योर टेम्पर। तो ये अगर हम एज ए टीचर कौम की रहनुमाई कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिरी बात आपके अगले सवाल से पहले ये कहूँगा कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ अभी तक मैडम बहुत बुरा हाल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी भी ठीक हो गया, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आपको मालूम है, आपने कई प्रोग्राम किए होंगे, देहातों में जगह नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। इवन आप देखें कितना बड़ा जुल्म है कि घोस्ट टीचर आपने पब्लिक सेक्टर में रखे हुए हैं। तो वो हमारी आइंदा नस्ल को कैसे लेकिन ये आपको बता दूं कि हमारी कौम रेजिलिएंट बहुत है। हमने बड़े बड़े नामवर पैदा किए हैं, वो इधर इसी मिट्टी से पैदा होके आए हैं और बड़ा हम काम करते हैं। नोबेल लॉरिएट्स पैदा किए हैं हमने,
जो फिज़िक्स में जाके जॉन हॉपकिंस में या स्टैनफोर्ड में या MIT में काम कर रहे हैं, तो इसी मिट्टी ने पैदा किए हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। सही बात है। मुझे बताएं सर, क्योंकि आप मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ है, तो मीडिया के प्रोफेशन को आप कैसे देखते हैं? कितना डिफरेंट है वो बाकी प्रोफेशन से, या जो लोग IR को एज अ वो अपने बैचलर्स उसमें करें फिर मीडिया में आए, क्या आप देखते हैं, क्या एक स्कोप इसमें क्या है, या आप क्या समझते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि वो IR भी साथ साथ लेके चले, क्योंकि IR से फिर आप मीडिया में भी जंप कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका अपना एक रोल है, उसका अपना एक एथिक है, उसकी अपनी एक सब्सटेंस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया, आपको मालूम है कि इसका कोई कर्टेलमेंट नहीं है, बिल्कुल जिसको मैं कहता हूँ मदर पितर आज़ाद है। 2002 में जब इसकी प्रोलिफरेशन हुई थी तो मैं उस वक्त PTV में थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो सकता था हम काम करते थे। तो हमारे में बीइंग एन एकेडमिक, बीइंग ए टीचर, हमें ऑटोमेटिकली एक चीज़ थी। लेकिन आजकल का जो पाकिस्तान का मीडिया, उनको आपको पता है कि रेस ऑफ रेटिंग है, सेंसेशनलिज्म है, बीइंग द नंबर 1 है, तो उसमें फिर आपका जो रोल है ना एज ए एडिटर वो ख़त्म हो रहा है, जो प्रोड्यूसर का भी रोल ख़त्म हो रहा है, जो कंपेयर है वो सारा कुछ है, वो पॉलिसी मेकर भी है, वो एडिटर भी है, वो कंटेंट राइटर भी है। तो वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इसी मैंने 4 आर्टिकल लिखे हैं मीडिया पे एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि जब प्रोलिफरेशन हुई तो लोग थे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो यंग, आप जैसे, मैं तो चलो यंग नहीं हूँ, आप जैसे लोग जिन्होंने मास्टर किए थे वो जाके मीडिया में चले गए। कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई उनको पता नहीं था, और उसकी वजह से वो मीडिया का जो स्टैंडर्ड है वो हमारा काफ़ी गिर गया। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दिस, कुछ मीडिया हाउसेस ने अपने ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट किए हैं, जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी ने ही मीडिया स्टडीज़ खोल के एक ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। और जैसे मुझे बताया गया है कि आप BS और MS और आगे चल के माशाल्लाह PhD इसमें प्रोड्यूस करने लगे, तो ये बहुत बड़ी एक काविश है। और हमारे बच्चों को, जिनको दोनों चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए और ग्लैमर भी चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा एक चीज़ है कि आप अपने आप आएँ और आप अपना वो बीट दें, साउंड बाइट दें, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे कई स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल 20 स्टूडेंट हैं जो इस वक्त मीडिया में हैं, और जब वो मीडिया में जाते हैं, अपना वो बीट देते हैं, तो कभी कभी मुझे फेसबुक पे वो कहते हैं सर हमने कैसा, तो मैं उनको फिर समझाता भी हूँ कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी सेल्फ ट्रेनिंग है आपकी। मीडिया हाउसेस बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि एक अंदाजे के मुताबिक जो मैंने स्टडी फ्रांस में की थी 2010 में, मीडिया इन पाकिस्तान इज जनरेटिंग $2.5 बिलियन ऑफ एक्टिविटी। 2.5 बिलियन रुपीज़ नहीं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। और मीडिया इस वक्त तकरीबन 1,50,000 लोगों को जॉब्स दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे जो यंग माइंड्स हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड ओपन है। आप जाते हैं, चाहे वो मतलब ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो। जैसे आप ऑन कैमरा हैं, ऑफ कैमरा इससे ज़्यादा आप और मैं तो 2 हैं, लेकिन आपके और हमारे पीछे जो प्रोड्यूसर बैठे हैं, टेक्नीशियन बैठे हैं, लाइटमैन बैठे हैं, कैमरामैन बैठे हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ी, इट्स नॉट कि कैमरामैन को टेक्निकली है, अगर वो भी मास्टर करता है तो उसको भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने तो ऐसे से अपने टीचर से सीखा हुआ है कि आपकी टाई किधर जानी चाहिए, आपका कॉलर किधर जाना चाहिए आपको, तो ये प्रोड्यूसर का काम है कि हमें बताए और क्या करे। तो इसमें नहीं है कि सिर्फ आप रिपोर्टर बन जाएं, सिर्फ आप कॉम्पेयर बन जाएं, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, आप अच्छे एडिटर बन सकते हैं, आप अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं। तो ये बहुत ओपन फील्ड है। जैसे मैंने बताया कि 1,50,000 लोगों को अगर ये और मज़ीद मीडिया हाउसेज आएंगे, मज़ीद जॉब्स खुलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फील्ड है ये कि आप इसमें दाखिल होते हैं और आप दोनों काम करते हैं। पैसा भी है, डेफिनेटली आपने रोज़गार भी कमाना है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि आप एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अच्छा मैंने आज ये प्रोग्राम किया है, मैंने आज ये बात की है। तो आपको पता है कि सदका जारिया में अच्छी बात कह देना भी बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। ट्रू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत अपने अच्छी जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।